हम अक्सर किसी नई ब्लॉकबस्टर फिल्म का इंतजार करते हैं ना, और फिल्म रिलीज होने से पहले उसका एक ट्रेलर आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। तो एक बेहतरीन ट्रेलर की खासियत क्या होती है? वो पूरी कहानी का खुलासा तो नहीं करता, लेकिन फिल्म की आत्मा, उसके इरादे और उसका जो मिजाज है, उसे महज कुछ मिनटों में बिल्कुल साफ कर देता है। सही कहा। उसे देखकर ही हमें समझ आ जाता है कि फिल्म आखिर किस दिशा में जाने वाली है। एकदम सही। और जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मतलब जिसे प्रियम्बल कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं तो बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। ये उस इतने विशाल, इतने जटिल संविधान का एक ट्रेलर ही तो है। जी। ये केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रटने वाले नोट्स नहीं हैं, बल्कि ये हमारे इस विशाल लोकतांत्रिक देश के एक तरह से डीएनए को समझने की यात्रा है। मुझे याद आ रहा है, मशहूर न्यायविद N.A. पालखीवाला ने तो इसे बहुत ही सटीक शब्दों में संविधान का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा था। ये तुलना चीजों को देखने का एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया देती है। मेरा मतलब है, अगर हम गहराई में जाएं तो ये पहचान पत्र सिर्फ एक कागज का टुकड़ा भर नहीं है। हाँ। ये संविधान निर्माताओं के दिमाग को पढ़ने और उनके विजन को समझने की एक मास्टर चाबी है। जब इस प्रस्तावना को पढ़ा जाता है तो वहां केवल शब्द नहीं होते, बल्कि उन आदर्शों की डिकोडिंग हो रही होती है जिन पर इस पूरे राष्ट्र की नींव रखी गई है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन भी यही है। हमें ये डिकोड करना है कि आखिर एक पन्ने का ये छोटा सा दस्तावेज वास्तव में भारत जैसे विविध और विशाल राष्ट्र के चरित्र को कैसे परिभाषित करता है। जी, यह उस पूरी यात्रा को दर्शाता है कि एक समाज के रूप में ये राष्ट्र कहाँ से आया है और भविष्य में कहाँ जाना चाहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पहचान पत्र का कानूनी सफर बेहद अजीबोगरीब और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। मतलब एक सीधा सा सवाल उठता है, क्या एक पहचान पत्र उस व्यक्ति का या इस मामले में उस संविधान का असली हिस्सा होता है या नहीं? बिल्कुल। और इसी एक सवाल ने दशकों तक कानूनी दुनिया में भूचाल लाके रखा था। क्योंकि प्रस्तावना के साथ एक बहुत ही स्पष्ट तकनीकी पेज जुड़ा हुआ है। ये गैर न्यायोचित या जिसे हम नॉन जस्टिसएबल कहते हैं, वो है। हाँ, और गैर न्यायोचित होने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर प्रस्तावना में लिखी किसी बात का जमीन पर पालन नहीं हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति सीधे इसके आधार पर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। मतलब कोई सीधे जाके ये नहीं कह सकता कि ये मेरा हक है। नहीं, अदालत में जाके ये दावा नहीं किया जा सकता कि प्रस्तावना में फलां आदर्श लिखा है, इसलिए सरकार को तुरंत ये काम करने का आदेश दिया जाए। इसे सीधे तौर पर अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अच्छा। इसके पीछे संविधान निर्माताओं की एक बहुत ही व्यवहारिक सोच थी। वे एक नए और उस वक्त के गरीब राष्ट्र पर ऐसे आदर्शों का कानूनी बोझ नहीं डालना चाहते थे जिन्हें तुरंत पूरा करना आर्थिक या प्रशासनिक रूप से एकदम असंभव हो। और यहीं से वो अजीबोगरीब कानूनी सफर शुरू होता है। मुझे 1960 का बेरूबारी यूनियन केस याद आ रहा है। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, बेरूबारी केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो आज किसी को भी चौंका सकता है। मतलब कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं। जी। सोचिए, जिस चीज को संविधान की आत्मा या ट्रेलर कहा जा रहा है, हमारी सर्वोच्च अदालत ने उसे मुख्य फिल्म का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि उस समय की अदालत का जो नजरिया था वो बहुत ही तकनीकी और पारंपरिक ब्रिटिश न्याय शास्त्र से प्रभावित था। उनका तर्क सीधा था कि चूंकि प्रस्तावना सरकार को कोई ठोस कानूनी शक्ति नहीं देती है और जैसा हमने कहा कि ये गैर न्यायोचित है, हाँ, इसलिए इसे उस मुख्य कानूनी दस्तावेज का हिस्सा नहीं माना जा सकता जो देश पर शासन करता है। अदालत ने इसे बस एक मार्गदर्शक सिद्धांत या कह ले एक अच्छी कविता की तरह देखा, जिसकी कोई बाध्यकारी कानूनी हैसियत नहीं थी। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने घर का एक बहुत ही सुंदर दरवाजा बनाया, लेकिन ये तय कर दिया कि ये दरवाजा घर का हिस्सा नहीं है, बस बाहर से देखने के लिए। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन फिर समय का पहिया घूमता है और 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस सामने आता है। ये केस भारतीय कानूनी इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों में से एक माना जाता है ना? जी बिल्कुल। इसी ने 1960 के बेरूबारी फैसले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। हाँ, 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। और उन्होंने ये तय किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं,
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ, शर्त ये थी कि संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती केस का वो दौर वास्तव में भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के बीच एक भारी टकराव का दौर था। संसद और कोर्ट आमने सामने थे। बिल्कुल। संसद ये दावा कर रही थी कि उसे संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की असीमित शक्ति प्राप्त है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी लकीर खींचनी थी जो लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने से रोक सके, और यहीं से मूल ढांचे का सिद्धांत जन्मा। क्या बात है। कोर्ट ने प्रस्तावना को ध्यान से देखा और कहा कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो उस नींव को नहीं तोड़ सकती जिस पर ये इमारत खड़ी है, और वो नींव प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। और शायद इसीलिए बाद में 1995 के LIC ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को पूरी मजबूती से दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। जी बिल्कुल दोहराया। पर मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अदालत पहले कहे कि आपका नाम आपकी पहचान का हिस्सा नहीं है, और फिर 13 साल बाद अचानक कहे कि नाम ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसे बदला नहीं जा सकता। विरोधाभास तो लगता है, हाँ। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर इसे अदालत में लागू या एनफोर्स ही नहीं किया जा सकता, तो इसे अभिन्न अंग और मूल ढांचा मानने की व्यावहारिक अहमियत जमीन पर बची ही क्या? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कानून की गहराई में इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उपयोग है। अच्छा। हाँ, भले ही इसे अदालत में सीधे लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कानूनों की व्याख्या करने में एक दिशा सूचक यंत्र यानी एक कंपास का काम करता है। कंपास की तरह। जी, जब भी संसद कोई नया कानून बनाती है, या मान लीजिए संविधान के किसी अनुच्छेद को लेकर कोई भ्रम पैदा होता है, खासकर तब जब कानून की भाषा के दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हो, तो जज हमेशा प्रस्तावना की ओर देखते हैं। वो ये देखने के लिए कि इंटेंशन क्या था। बिल्कुल, वे ये सवाल पूछते हैं कि संविधान निर्माताओं का असली इरादा क्या था, और प्रस्तावना उस इरादे को स्पष्ट करती है। ये वो रोशनी है जो कानूनी अंधेरे में रास्ता दिखाती है। अगर कोई कानून प्रस्तावना के आदर्शों के खिलाफ जाता है, तो अदालत उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। कानूनी अंधेरे में रास्ता दिखाने वाली रोशनी, सच में ये इस दस्तावेज की असली ताकत को बयान करता है। अब जब ये स्थापित हो गया कि प्रस्तावना संविधान का ही अभिन्न हिस्सा है, तो ये देखना और भी दिलचस्प हो जाता है कि ये भारतीय राज्य यानी इंडियन स्टेट की क्या तस्वीर और पहचान पेश करती है। हाँ, और समय के साथ इस तस्वीर में कुछ नए रंग कैसे और क्यों जोड़े गए? बिल्कुल। भारत के इतिहास में प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, सिर्फ एक बार। जी, और ये संशोधन 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के जरिए हुआ था। ये दौर भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी का था, जो अपने आप में एक बहुत ही उथल-पुथल भरा समय था। तो इसमें जोड़ा क्या गया था? इस संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 बहुत ही भारी भरकम और वजनदार शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी यानी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, और अखंडता यानी इंटीग्रिटी। लेकिन यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। ऐसा तो नहीं था ना कि 1976 से पहले भारत धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी नहीं था? एकदम सही सवाल। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये भावनाएं संविधान के विभिन्न मौलिक अधिकारों और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें हम DPSP कहते हैं, उनमें पहले से ही गहराई से रची बसी थीं। 1976 के संशोधन ने बस उन्हें अव्यक्त यानी इम्प्लिसिट से स्पष्ट रूप से सामने ला दिया, ताकि राज्य की प्रकृति को लेकर किसी के मन में कोई भ्रम न रहे। तो राज्य की प्रकृति को परिभाषित करने वाले इन भारी भरकम शब्दों के पीछे की असली फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं संप्रभु या सॉवरेन शब्द से। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, राइट? बिल्कुल, एकदम स्वतंत्र है। ये किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, ना ही ये किसी साम्राज्य का डोमिनियन है। हम पर किसी बाहरी ताकत, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो या कोई भी बड़ी महाशक्ति हो, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। जी। और इसके बाद वो शब्द आता है जिस पर हमारे देश में अक्सर बहुत बहस होती है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट। ओह हाँ, इस पर तो हमेशा चर्चा होती है। जब समाजवाद शब्द का जिक्र होता है ना, तो अक्सर लोगों के दिमाग में रूस या चीन का कम्युनिस्ट मॉडल आ जाता है, जहां जमीन, कारखाने और हर चीज पर सिर्फ राज्य या सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है।
और निजी संपत्ति का कोई अधिकार ही नहीं होता। लेकिन भारत का मॉडल तो ऐसा नहीं है ना। नहीं, भारत ने उस रास्ते को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का रास्ता चुना। जिसका मतलब है कि हमारे यहाँ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियां दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। बिल्कुल। लोकतांत्रिक समाजवाद का ये मॉडल किसी कठोर विचारधारा को अंधाधुंध थोपने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका लक्ष्य बहुत ही जमीनी और व्यवहारिक था। क्या लक्ष्य था? देश से गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को पूरी तरह से खत्म करना। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्ग को ऊपर उठाना है, वो भी बिना पूरी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब यहाँ से हम उस शब्द पर आते हैं जिसने शायद भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा विमर्श पैदा किया है, धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता और भारत की धर्मनिरपेक्षता के बीच का जो अंतर है वो सच में जमीन और आसमान का है। पश्चिमी मॉडल एक नकारात्मक अवधारणा यानी नेगेटिव कॉन्सेप्ट पर आधारित है जी। वहां धर्म और राज्य के बीच एक सख्त और अभेद्य दीवार होती है। राज्य धर्म के मामले में बिल्कुल आंखें मूंद लेता है और धर्म का राज्य की नीतियों में कोई दखल नहीं होता। सही कहा आपने। लेकिन भारत एक ऐसे समाज से आता है जहां धर्म जीवन के हर पहलू में रचा बसा है। आप धर्म को लोगों की जिंदगी से एकदम अलग नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। इसलिए यहाँ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता यानी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म या सर्वधर्म संभाव का रास्ता अपनाया गया। इस अंतर को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक एनालॉजी आ रही है। बताइए। देखिए, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता उस सख्त लाइब्रेरियन की तरह है जो कहता है यहां बात करना सख्त मना है, मतलब कोई दखलंदाजी नहीं, हर कोई अपने अपने काम से काम रखे और एकदम चुप्पी बनाए रखे। लेकिन हमारी जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो एक ऐसे शिक्षक की तरह है जो कक्षा के सभी बच्चों को यानी सभी धर्मों को समान रूप से प्यार, सम्मान और समर्थन देता है। बहुत खूब। लेकिन अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर जाने लगे, जैसे कि मान लीजिए धर्म के नाम पर समाज में कोई कुरीति फैलने लगे, तो वो शिक्षक आंखें मूंद कर नहीं बैठता, बल्कि वो हस्तक्षेप करके उसे सुधारता भी है। ये एनालॉजी तो पूरी व्यवस्था को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है, सच में। धन्यवाद। भारतीय राज्य सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी या प्रिंसिपल डिस्टेंस बनाए रखता है। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों को फलने फूलने का एकदम समान अवसर देता है। लेकिन जैसा आपने कहा, जब बात सामाजिक सुधार की आती है तो राज्य पीछे नहीं हटता। छुआछूत का उदाहरण इसे समझने के लिए सबसे बेहतरीन है। हाँ, छुआछूत। सदियों से धर्म और परंपरा के नाम पर छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुप्रथा को सही ठहराया जाता था, लेकिन भारतीय राज्य ने वहां धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया और इसे असंवैधानिक घोषित किया। क्योंकि ये व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ था। बिल्कुल, क्योंकि ये कुप्रथा व्यक्ति की गरिमा और समानता के जो मूल अधिकार हैं उनके सीधे खिलाफ थी, और यही सकारात्मक हस्तक्षेप भारतीय धर्मनिरपेक्षता को दुनिया में अद्वितीय बनाता है। तो राज्य की प्रकृति की इस तस्वीर को पूरा करने वाले हमारे आखिरी दो शब्द बचते हैं, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक और गणतंत्र यानी रिपब्लिक। जी। भारत एक प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। इसका सीधा सा अर्थ है कि सत्ता किसी तानाशाह या सेना के हाथ में नहीं है, बल्कि सीधे जनता के हाथ में है। लोग वोट देते हैं। हाँ, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनकी ओर से नीतियां बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। और गणतंत्र का मतलब यह है कि इस देश का जो सबसे बड़ा पद है, राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का पद, वो एक चुना हुआ व्यक्ति ही धारण कर सकता है। ब्रिटेन की तरह यहाँ कोई राजा, महाराजा या वंशानुगत पद नहीं है। कोई भी आम नागरिक, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अपनी योग्यता से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, इन सभी शब्दों को एक साथ पिरोने पर उस विशाल मशीनरी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है जो भारत नामक राष्ट्र को चलाती है। बिल्कुल सही। लेकिन एक मशीनरी चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर उसको कोई उद्देश्य ही ना हो तो वो बेकार है ना। ये मशीनरी काम किस लिए कर रही है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? यही सवाल तो प्रस्तावना के अगले और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है, इसके उद्देश्य। एक बार जब राष्ट्र का स्वरूप तय हो गया तो स्वाभाविक रूप से यह तय करना था कि यह राज्य मशीनरी अपने नागरिकों को क्या देना चाहती है। और ये उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक वादे नहीं है,
ये बहुत ही गहरे और प्रेरणादायक दर्शन है। इसकी शुरुआत होती है न्याय या जस्टिस से, और प्रस्तावना बहुत ही बारीकी से 3 प्रकार के न्याय को परिभाषित करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जी। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जन्म, जाति, रंग, धर्म या लिंग के आधार पर समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। आर्थिक न्याय इस बात पर जोर देता है कि धन, संपत्ति और आय की गहरी असमानताओं को पाटा जाएगा। मतलब कोई सिर्फ इसलिए पीछे नहीं छूटेगा क्योंकि वो गरीब है। और राजनीतिक न्याय ये सुनिश्चित करता है कि देश की राजनीतिक प्रक्रिया में सभी को समान आवाज मिले, यानी एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। दिलचस्प बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का ये जो व्यापक आदर्श है ना, वो रूसी क्रांति से प्रेरित है। जी, और रूसी क्रांति से इस प्रेरणा को लेने के पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण था। वो क्या? उस क्रांति ने दुनिया को एक कठोर सच्चाई से रूबरू कराया था कि सिर्फ राजनीतिक आजादी या सिर्फ वोट देने का अधिकार दे देना ही काफी नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति का पेट खाली है, अगर वो भूख से लड़ रहा है और अगर समाज में उसके साथ रोज अमानवीय भेदभाव हो रहा है, तो उसके लिए महज वोट देने के अधिकार का कोई खास मूल नहीं रह जाता। सच बात है, भूखे पेट तो कोई आजादी नहीं होती। बिल्कुल। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये स्पष्ट किया कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसकी बुनियाद सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर न खड़ी हो। और इसी न्याय की बुनियाद पर प्रस्तावना 3 और बड़े आदर्शों की इमारत खड़ी करती है: स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समानता यानी इक्वालिटी और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। ये तीनों ही शब्द इतिहास के पन्नों में अमर फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, जिसने, आपको याद होगा, पूरी दुनिया में राजशाही की चूल्हे हिला दी थी। हाँ, फ्रांसीसी क्रांति ने ही इंसान को ये एहसास दिलाया था कि जन्म से कुछ अधिकार हर किसी को मिलने ही चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ केवल ये नहीं कि व्यक्ति पर कोई पाबंदी ना हो, इसका एक बहुत ही सकारात्मक पहलू भी है। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता को पहचानने और अपने पूर्ण विकास के लिए समाज में उचित अवसर मिलना चाहिए। जी। समानता का सीधा सा अर्थ है कि समाज में किसी भी वर्ग के पास कोई जन्मजात विशेषाधिकार या प्रिविलेज नहीं होगा। कानून की नजरों में सब एकदम बराबर हैं। और बंधुत्व? अंत में आता है बंधुत्व, जो सबसे जटिल है लेकिन सबसे जरूरी आदर्श है। इसका लक्ष्य है लोगों के बीच भाईचारे की एक गहरी भावना पैदा करना। ये बंधुत्व 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें सुनिश्चित करता है। एक तो हर व्यक्ति की गरिमा और दूसरा इस विशाल और विविध राष्ट्र की एकता और अखंडता। लेकिन जब बात स्वतंत्रता या लिबर्टी की आती है ना, तो यहां मेरे दिमाग में एक वैचारिक चुनौती खड़ी होती है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का जिक्र बहुत जोर शोर से किया गया है, लेकिन संविधान की बारीकियों को पढ़ने पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यह स्वतंत्रता पूर्ण या एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये योग्य या क्वालिफाइड है। ये एक ऐसा बिंदु है जो गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर इसे मैं एक एनालॉजी से समझाऊं, स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी को भी हवा में अपने पंख फैलाने और उड़ने की पूरी आजादी है। लेकिन उसकी ये आजादी ठीक उसी बिंदु पर खत्म हो जाती है जहां वो किसी और के हवाई क्षेत्र में क्रैश करने लगे। क्या असीमित और बेलगाम आजादी वास्तव में एक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं बन सकती? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे नाजुक द्वंद्व है। आपने एकदम सही पकड़ा। अगर स्वतंत्रता असीमित हो जाए, अगर उस पर कोई युक्तिसंगत प्रतिबंध या जिसे हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं वो न हो, तो समाज में तुरंत अराजकता फैल जाएगी। फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल हो जाएगा। बिल्कुल, फिर वही जंगल राज की स्थिति पैदा हो जाएगी जहां ताकतवर इंसान कमजोर की आजादी को कुचल देगा। इसलिए संविधान जो स्वतंत्रता देता है वह हमेशा एक गहरी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आती है। स्वतंत्रता, समानता और अनुशासन के बीच का ये नाजुक संतुलन ही वो धागा है जिससे बंधुत्व के आदर्श को जमीन पर उतारा जा सकता है। इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम किसी बहुत ही असाधारण और मास्टर शेफ लेवल की रेसिपी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल वैसी ही बात है। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, रूसी क्रांति का न्याय और इस पूरे विचार को एक लिखित दस्तावेज के रूप में सबसे पहले पिरोने की अमेरिकी अवधारणा। इन सभी अलग अलग वैश्विक विचारों और दर्शनों को एक साथ लाकर एक अनोखी भारतीय रेसिपी आखिर कैसे तैयार की गई, इसकी उत्पत्ति और इसके निर्माण की कहानी भी अपने आप में बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक है। हाँ, ये वास्तव में एक अभूतपूर्व बौद्धिक और दार्शनिक यात्रा थी।
किसी लिखित संविधान की शुरुआत में एक प्रस्तावना रखने की जो मूल अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जी, लेकिन इसमें जिन महान आदर्शों और जिस विशिष्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो फ्रांस और रूस के संघर्षों से प्रेरित थी। लेकिन उन्होंने बस कॉपी पेस्ट तो नहीं किया ना? एकदम नहीं। संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के इन विचारों की कोई अंधी नकल नहीं की। उन्होंने इन आदर्शों को लिया और उन्हें भारत की जमीनी हकीकत, यहाँ की विविधता और यहाँ की सदियों पुरानी समस्याओं के सांचे में ढालकर एक बिल्कुल नया रूप दिया। और इस पूरी वैचारिक संरचना का जो सबसे अहम मूल आधार था, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, या जिसे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कहते हैं। जी, ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव पेश किया था। ये वो समय था जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और विभाजन के काले बादल मंडरा रहे थे। बहुत ही तनावपूर्ण माहौल था उस वक्त। इसके बावजूद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से अपना लिया था। यही वो उद्देश्य प्रस्ताव था जिसने बाद में थोड़ा रूप बदलकर हमारी प्रस्तावना का स्वरूप लिया। और लंबी बहसों और चर्चाओं के बाद इसे आधिकारिक तौर पर अपनाने की जो तिथि तय हुई, वो थी 26 नवंबर 1949। इन ऐतिहासिक तारीखों और वैश्विक परिणाम के बीच एक बात है जो इस पूरे दस्तावेज को सबसे ज्यादा ताकत और वैधता प्रदान करती है। वो क्या है? वो है इसका प्राधिकार का स्रोत या सोर्स ऑफ अथॉरिटी। प्रस्तावना की पहली ही लाइन पर अगर हम गौर करें तो इसकी शुरुआत किसी राजा के आदेश से नहीं होती। ये किसी विदेशी ताकत के नाम से शुरू नहीं होती, यहाँ तक कि ईश्वर के नाम से भी शुरू नहीं होती। तो फिर कहाँ से होती है? ये शुरू होती है हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका बहुत ही गहरा और सीधा अर्थ ये है कि इस पूरे संविधान को और इस पूरे देश की व्यवस्था को ताकत खुद भारत की जनता दे रही है। ये संविधान किसी ने हम पर थोपा नहीं है, बल्कि ये हमने खुद को समर्पित किया है। हम भारत के लोग यार, ये महज 4 शब्द नहीं है, ये अपने आप में स्वशासन और संप्रभुता का एक पूरा का पूरा घोषणा पत्र है। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर समेटा गया तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। जी, प्रस्तावना सिर्फ कानूनी किताबों में दबे हुए या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तथ्यों का कोई नीरस संग्रह नहीं है। ये उन वादों का, उन संकल्पों का एक ऐतिहासिक और जीवंत दस्तावेज है जो हम भारत के लोगों ने आज़ादी की सुबह खुद से किए थे। बिल्कुल। इसमें एक ऐसे राष्ट्र की मजबूत और लचीली नींव छिपी है जो अपनी तमाम विविधताओं के बावजूद एक साथ मजबूती से खड़ा है। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे एक पहचान पत्र के रूप में शुरू हुआ ये दस्तावेज दशकों के कानूनी संघर्षों से गुजरा। कैसे हमारी अदालतों ने इसे लोकतंत्र के मूल ढांचे के रूप में मान्यता दी और कैसे इसके शब्द न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आज भी एक स्वतंत्र भारत की दिशा तय करते हैं। ये दस्तावेज एक ठहरा हुआ पानी नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी है जो राष्ट्र को निरंतर एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह रास्ता दिखाती है। इस पूरी यात्रा के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सहन में आता है। ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रस्तावना की पूरी शक्ति हम भारत के लोग इन शुरुआती शब्दों में बसती है। हाँ, लेकिन आज की इस 21वीं सदी में, जहां तकनीक ने दुनिया को एक ग्लोबल गांव बना दिया है, जहां किसी भी व्यक्ति की पहचान अब सिर्फ एक शहर, एक राज्य या एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक ग्लोबल पहचान बन चुकी है, जहां समाज हर दिन इतनी तेजी से बदल रहा है, तो ऐसे अभूतपूर्व समय में हम भारत के लोग होने का वास्तविक और जमीनी अर्थ क्या है? क्या दशकों पहले स्याही से लिखे गए ये शब्द महज एक ऐतिहासिक याद बनकर रह गए हैं, या फिर आने वाली पीढ़ियां अपनी नई चुनौतियों, अपनी नई वैश्विक सोच और इस डिजिटल युग की वास्तविकताओं के बीच इन शब्दों का खुद ब खुद एक बिल्कुल नया अर्थ गढ़ रही हैं? ये तो वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। जी, भविष्य में जब भी किसी फिल्म का ट्रेलर सामने आए तो इस बात पर जरूर विचार होना चाहिए कि इस देश का अपना ट्रेलर कितना शक्तिशाली है, जिसने एक पूरे महाद्वीप जैसी विविधता वाले देश को एक सूत्र में पिरो कर रखा है। और हाँ, इस विचार पर भी मंथन चलते रहना चाहिए कि बदलते दौर में हम भारत के लोग होने की असली परिभाषा क्या है। तो चलिए, इसी विचार के साथ आज की इस